ठीक है जी, विल स्टार्ट विद द कोर कैशे इंटरनल क्लॉक। तो ये बेसिक दो दो तीन तीन मार्क की सवाल इसमें से आ सकते हैं। देखो कोर की हम जब बात करते हैं, पहले हमारे पास कोर का चक्कर ही नहीं था। सीपीयू जो होता था हमारे पास, उसमें कोर था ही नहीं। हुआ ये कि सीपीयू की परफॉर्मेंस, सीपीयू जो होता है वो बहुत तेजी के साथ डाटा को प्रोसेस करता है। तो हम जो इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल होती थी हमारी, वो इतनी ज़्यादा तेज तो होती नहीं थी। तो यहाँ पे कोर का मकसद ये होता है कि कोर आपने जब बना दिया ना, कोर का मतलब ये होता है कि एक ही सीपीयू के वर्चुअली कई हिस्से, यानी डुअल कोर का मतलब एक ही सीपीयू के दो हिस्से, क्वाड कोर का मतलब एक ही सीपीयू के चार हिस्से। वो इसलिए कर दिए जाते थे कि ताकि जब एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन हो तो सारे के सारे उसमें इन्वॉल्व ना हो। जैसे चार कोर आ गए, मैं अज्यूम कहता हूँ कि भाई मेरे पास चार कोर है, या हाँ सही है, मैं कहता हूँ क्वाड कोर है, क्वाड कोर है। तो क्वाड कोर की तस्वीर कुछ ऐसे होगी, ठीक है ना। तो अब अगर मुझे एक प्रोग्राम चलाना है, तो एक प्रोग्राम चलाने के लिए मेरा एक कोर्स सिर्फ और सिर्फ उसमें इस्तेमाल हो, बाकी कोर्स आइडल हो। आइडल का मतलब कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब है मैं अपने सीपीयू का बेहतर फायदा उठा रहा हूँ। क्योंकि अगर सबका सब हर इंस्ट्रक्शन में चलना हो जाएगा, इससे एक फायदा ये होता है कि देखो मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एक वक्त में चल सकती है। ये एक इंस्ट्रक्शन को लेके चल रहा है, ये दूसरी इंस्ट्रक्शन को लेके चल रहा है, ये तीसरी को लेके चल रहा है, और ये चौथी को लेके चल रहा है। अगर एक होता, डेफिनेटली अगर एक होता तो वो लोड डाल रहा होता। अभी आप खुद देख सकते हो कि मेरे पास वन नोट खुला हुआ है, मेरे पास जूम खुला हुआ है, मेरे पास ये गूगल क्रोम खुला हुआ है, कितनी सारी चीजें चल रही हैं। इसका मतलब है मेरे पास जितने ज्यादा कोर्स होंगे, उतने ज्यादा कोर्स से मेरे पास जो सीपीयू की परफॉर्मेंस है वो बेहतर देगी। यानी मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस कैन बी सेम डन एट द सेम टाइम, और आपकी सीपीयू की परफॉर्मेंस भी बढ़ जाएगी। तो ये एक फायदा होता है क्वाड कोर, डुअल कोर, इस तरह की चीज़ का। ठीक है, तो आगे की चीज मैं आपको बता रहा हूँ, एक जस्ट अ मिनट। ये तो एक चीज आ गई, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ से जरा देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो कहता है कि वी विल डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द परफॉर्मेंस ऑफ सीपीयू। सीपीयू की परफॉर्मेंस किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहले है सिस्टम क्लॉक। क्लॉक डिफाइन द क्लॉक साइकिल दैट सिंक्रोनाइज द कंप्यूटर ऑपरेशन। जितनी तेज तुम्हारी सिस्टम क्लॉक अगर तुम रखोगे, तो तुम्हारी इंस्ट्रक्शन ज्यादा तेजी के साथ प्रोसेस होंगी, बट उसका नतीजा ये निकल सकता है तुम्हारा सिस्टम हीट होके जल जाए। तो हमें सिस्टम क्लॉक को भी ऑप्टिमाइज रखना पड़ता है। ऑप्टिमाइज का मतलब एक हद तक रखना पड़ता है। तो कहता है हमने पढ़ा कि जैसे कंट्रोल बस है और वो ट्रांसमिट करती है टाइमिंग सिग्नल, इंश्योरिंग एवरीथिंग इज फुली सिंक्रोनाइज। कंप्यूटर में तो सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत जरूरी है। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। मैं अभी ना अपने टैबलेट का पेन इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब अगर उस पेन को इस्तेमाल करते हुए मैंने ये लाइन खींची है ना, तो फिजिकली ये लाइन खींचते हुए मैं खुद को भी देख रहा हूँ, और वैसे ही साथ साथ आपकी स्क्रीन के ऊपर भी ये लाइन खींच रही है। इसका मतलब सिंक्रोनाइज है। अब अज्यूम करो मैं बात कुछ और कर रहा हूँ, हाईलाइट में कर रहा हूँ कंसीडर्ड फॉर एग्जाम्पल, और बहुत देर बाद जाके मेरी बात की कंसीडर्ड फॉर एग्जाम्पल आता है, तो आपको वो चीजें समझ में नहीं आएंगी। या आप ऐसी कोई मूवी देख रहे हो जिसकी तस्वीर कहीं आगे जा रही है और साउंड पीछे आ रहा है, तो सिंक्रोनाइजेशन की बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है। वीडियो देखो, मैच देख रहे हो, और मैच के अंदर आवाज आती है भाई छक्का पड़ गया, पता चला छक्का पड़ा ही नहीं, अब तक तो बॉलिंग नहीं हुई है। तो वहां सिंक्रोनाइजेशन नहीं है बिटवीन द साउंड एंड ऑडियो। तो सिंक्रोनाइजेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सिस्टम क्लॉक बहुत जरूरी होती है, सिस्टम क्लॉक की वजह से। हाँ, तो सिस्टम क्लॉक से आपको ये फायदा होता है कि आपको पता चलता है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन प्रोसेस हो रही है। तो सिस्टम क्लॉक जो होता है वो सिंक्रोनाइज करता है। अब आपको यहाँ कौन कौन सी चीजें आपको याद होनी चाहिए। कह रहा है देखो, बाय इंक्रीजिंग क्लॉक स्पीड, अगर आपने क्लॉक स्पीड को बढ़ाया, आपकी प्रोसेसिंग स्पीड भी बढ़ जाएगी। अच्छा, नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा, आता है ना 3.5 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर। 3.5 गीगाहर्ट्ज के लिए मैंने ऐसे बताया था कि देखो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है 1/t। फ्रीक्वेंसी बराबर है 1/t, और टी बराबर होता है 1/f। यानी ऐसे कह लो कि एक सेकंड में कोई भी चीज, जैसे एक पंखा है और वो एक सेकंड के अंदर 50 दफा घुमा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? 50। नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आपने सीडी का, हाँ सीडी की भी रोटेशन होती है, सीडी की रोटेशन होती है। तो यहाँ पे एक चीज है कि मैं कह रहा हूँ 3.5 गीगा, गीगा होता है 10 की पावर 6। इसको समझना, 3.5 को 10 की पावर 6 से मिलाओ तो तकरीबन यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख का मतलब हो गया 35 मिलियन। 35 मिलियन बिलियन, 35 बिलियन इंस्ट्रक्शन एक सेकंड में तुम परफॉर्म करते हो, यानी इतना तेज तुम्हारा कंप्यूटर काम करता है। तो वो कहता है कि कंप्यूटर स्पीड ऑफ द कंप्यूटर में हैव बीन इंक्रीज, इट इज नॉट पॉसिबल टू से कंप्यूटर ओवरऑल परफॉर्मेंस इज इंक्रीज। अगर आपने कंप्यूटर की स्पीड बढ़ा दी तो इसका मतलब है ओवरऑल परफॉर्मेंस इंक्रीज होना लाजिम
नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं। ये ना, ये इसके आने के ज्यादा चांसेस है कि व्हाट आर द फैक्टर्स, जैसे विद ऑफ द एड्रेस बस, एड्रेस बस की विड्थ बढ़ाओ और डाटा बस की विड्थ बढ़ाओ, जितनी बस की विड्थ बढ़ेगी उतना ज्यादा तुम्हारा डाटा प्रोसेस हो सकता है। पहली बात, अफेक्ट द कंप्यूटर परफॉर्मेंस, विद ऑफ द बस एड्रेस और डाटा बढ़ाओगे तुम्हारे सिस्टम की परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा। ओवर क्लॉकिंग, द क्लॉक स्पीड कैन बी चेंज बाय एक्सेसिंग द बायोस। बायोस पढ़ा होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस तुम्हारी रोम होती है जिसमें तुम्हारी बेसिक सिस्टम फाइल्स होती हैं जो सिस्टम को नेसेसरी स्टार्टअप के लिए इस्तेमाल होती है। तो कहते हैं कि अगर आपकी क्लॉक स्पीड हायर होगी, ठीक है, जितनी डिजाइन की गई है, तो हो क्या सकता है, वो कह रहा है उससे आपको प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन आउटसाइड डिजाइन लिमिट कैन लीड टू सीरियस अनसिंक्रोनाइज। वही वाली बात हो गई कि मैं लेट्स सपोज अगर हल्का सा पेन चला रहा हूँ तो तेजी के साथ वो पेन आगे कहीं ना कहीं सेंसिटिविटी बढ़ गई तो आपको समझ में ही नहीं आ रहा होगा। कुछ पढ़ रहा हूँ, कोई इंस्ट्रक्शन चल रही होगी तो चीजें भाग रही होंगी, अगर आप क्लॉक स्पीड बढ़ाते हो तो आपकी चीजें भाग रही होंगी, वो सिंक्रोनाइज नहीं होंगी। तो इन दी एंड आखिर में जाके आपका कंप्यूटर क्या हो जाएगा, अनस्टेबल भी हो सकता है और क्रैश भी हो जाएगा। अगर आप ओवर क्लॉकिंग करते हो तो आपका सिस्टम ओवर हीट होके जल भी सकता है। ये बात हो गई। अच्छा, आपने एक चीज देखी होगी, मैंने पहले भी डिस्कस की थी आपसे, कि अगर आप कोई वेबसाइट सर्च करने जाते हो और आप उसका नाम लिखते हो, तो आपने नोटिस किया होगा कि आप 2 वर्ड या 3 वर्ड ही लिखते हो तो क्या होता है, वो वेबसाइट ऑटोमेटिकली पहले आना शुरू हो जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे जीसी गाइड लिखा, जीसी गाइड ओ लेवल लिखा, अब मैंने जीसी गाइड का सिर्फ जीसी लिखा था, ओ लेवल जो भी सर्च किए हुए थे पेजेस वो आ गए, मैं डायरेक्ट पहुंच गया, मुझे ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो कैशे आपके पास क्या करती है, कैशे एक ऐसी मेमोरी होती है जो, ओवर क्लॉकिंग का मतलब ये हो जाएगा जो सिंक्रोनाइजेशन होगी बिटवीन सिस्टम क्लॉक एंड इंस्ट्रक्शंस, वो सिंक नहीं करेगी, तो इसलिए वो ओवर क्लॉक कहलाएगी, लैग होना शुरू हो जाएगी, तेज चलना शुरू हो जाएगी, क्रैश हो जाएगी। कैशे मेमोरी की मैं बात कर रहा था। कैशे मेमोरी ये होता है कि जब भी आप डाटा सीपीयू मंगवाता है मेमोरी से ना, वो ऐसे समझ लो जैसे ये सीपीयू है, मेमोरी में एक दफा कैशे में आ गया तो फिर रह जाता है। मेमोरी, हाँ कैशे में रह जाता है। जैसे ये तुम्हारा प्रोसेसर, ये है एमपी, एमपी का मतलब माइक्रो प्रोसेसर, ये है रैम, तुमने कुछ मंगवाया, वो मंगवाते हुए बीच में रख दी कैशे, इंटरनल मेमोरी होती है। वो डाटा जब आएगा ना, उस डाटा की एक कॉपी कैशे में रख दी जाएगी। अब क्या होगा, जब तुम्हें दोबारा उसकी जरूरत पड़ेगी तो अब दोबारा माइक्रो प्रोसेसर रैम से नहीं मांगेगा, बल्कि वो सीधा कहाँ से उठा लेगा, कैशे से उठा लेगा। तो कैशे से उठाने का मकसद ये होता है कि आपकी जो डाटा एक्सेसिंग स्पीड होती है वो उसके मुकाबले में, रैम से मंगवाने के मुकाबले में तेज होती है। क्या तो रहा है, यूज ऑफ कैशे मेमोरी कैन इम्प्रूव द सीपीयू परफॉर्मेंस। जैसे रैम है, कहते हैं कैशे मेमोरी इज लोकेटेड विद इन द सीपीयू, तो वो आपको सीपीयू में मिल जाएगी। यानी आप ऐसे समझ लो कि ये आपके सीपीयू का ही पार्ट हो गई, ये आपके सीपीयू का ही पार्ट हो गई। तो अब उसमें ये कहता है कि कैशे मेमोरी स्टोर फ्रीक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन ज्यादा इस्तेमाल में आ रही है, बार बार आ रही हैं, तो उनको दैट नीड टू बी एक्सेस फास्टर, जिसको आप तेज इस्तेमाल करना चाहते हो, तो कैशे मेमोरी इस्तेमाल कर लेता है। विच इम्प्रूव सीपीयू परफॉर्मेंस, जिसकी वजह से आपके सीपीयू की परफॉर्मेंस तेज हो जाती है। किसकी वजह से, कैशे मेमोरी की वजह से। कैशे मेमोरी जो फ्रीक्वेंटली यूज डाटा होता है उसको एक्सेस करने में मदद देती है, यानी उसकी एक कॉपी रख लेती है, तो जब जब उसकी जरूरत बाद में पड़ती है तो आप डाटा कैशे मेमोरी के जरिए उठा लेते हो। फिर कहता है द यूज ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ कोर्स, यहाँ कोर की हम बात कर रहे थे ना, तो कोर का मतलब है वो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इंक्रीज तो करता है। एक कोर का मतलब होता है कि एक कोर के अंदर उसका अपना एएलयू भी होता है, अपना कंट्रोल यूनिट भी होता है और अपना रजिस्टर भी होता है। जैसे एक ऑफिस था, अब उस ऑफिस के अंदर पहले लोग आते थे और कुछ काम होता था, ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब अगर 2 या 3 क्लाइंट आ गए तो वो उसी में लगा हुआ था। उन्होंने क्या किया, ऑफिस में जगह बड़ी थी, उन्होंने 4 केबिन बना दी। अब हर केबिन के अंदर एक कस्टमर जा सकता है, तो एक वक्त के अंदर 4 कस्टमर डील हो रहे होंगे। तो कोर बिल्कुल इसी तरह से काम करता है। तो कहता है कि कंप्यूटर्स आर डुअल कोर, डुअल कोर का मतलब उसमें 2 कोर हैं, कुछ 4 कोर के होते हैं, उसका मतलब उसके अंदर 4 होते हैं। तो ये कहता है कि डबलिंग द नंबर ऑफ कोर का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारी स्पीड डबल हो जाएगी, इसका मतलब ये होगा कि तुम एक वक्त में डाटा ज्यादा ट्रांसफर, यानी ज्यादा प्रोसेस कर सकते हो। तो कहता है कि अब कहता है फॉर एग्जाम्पल विद डुअल कोर द सीपीयू कम्युनिकेट्स with both core using one channel, reducing some of the potential increase in its performance।
तो कहता है कि अगर आप सीपीयू के अंदर ड्यूअल कोर इस्तेमाल कर रहे हो तो एक चैनल तो इस्तेमाल होगा जो उसको कम्युनिकेट, वो क्या कराएगा, सिंक्रोनाइज। डुअल कोर के अंदर सीपीयू कम्युनिकेट विद ऑल 4 कोर्स। अगर आप 2 कोर रखोगे तो सीपीयू 2 के साथ कम्युनिकेट करेगा। अगर आप डुअल कोर वो रखोगे, क्वाड कोर रखोगे तो वो आपके पास 4 चैनल यूज करेगा, 4 कोर का इस्तेमाल करेगा यूजिंग 6 चैनल। तो 6 चैनल्स का इस्तेमाल करेगा। 6 चैनल का मतलब 1 2 3 4 5 6, तो ये इसके 6 चैनल है। तो इससे इस यानी आपस में हर कोर एक दूसरे के बारे में डाटा का एक्सेस रखेगा। तो सो द फैक्टर नीड टू बी टेकन, ये है चीज जो पेपर में आ सकती है। अगर आप बस की विद इंक्रीज करोगे तो आपकी इंक्रीज बढ़ेगी। अगर आप क्लॉक की स्पीड इंक्रीज करोगे तो स्पीड ऑफ कंप्यूटर भी बढ़ेगी। तीसरी चीज, सीपीयू की जो परफॉर्मेंस है वो बस विद को चेंज करने से, क्लॉक की स्पीड को चेंज करने से या मल्टी कोर को चेंज करने से बढ़ जाएगी। और कैशे मेमोरी से भी आपकी सीपीयू की ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ सकती है। तो ये बहुत अहम पार्ट था जो हमने इसमें यहाँ पे डिस्कस किया। फिर हम 2 से 3 मिनट का ब्रेक लेते हैं, देन वी विल कंटिन्यू विद इंस्ट्रक्शन सेट। अगर आपने पानी वानी पीना है तो पी लो। 5:34 हो रहे हैं, 5:40 पे मैं इसको स्टार्ट करूंगा और एम्बेडेड सिस्टम तक का वाला पार्ट मैं खत्म करा दूंगा, ताकि जो आईओ डिवाइसेस और स्टोरेज वाला पार्ट है फिर वो कल की क्लास में डिस्कस करें। तो अभी ये इंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है और इंस्ट्रक्शन सेट और एम्बेडेड सिस्टम, इसको हम विद इन दैट 20 मिनट्स कंप्लीट करेंगे। यू कैन टेक 5 मिनट ब्रेक और फिर हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं इंस्ट्रक्शन सेट को लेके। अब इंस्ट्रक्शन सेट बिल्कुल ऐसे ही जैसे तुम लोगों ने एबीसीडी पढ़ी हुई, जैसे कंप्यूटर को भी तो एबीसीडी सिखानी पड़ेगी ना, कि भाई क्या उस कोई इंस्ट्रक्शन तुम्हारे पास आती है तो तुम उसको प्रोसेस कैसे करोगे। तो इंस्ट्रक्शन सेट के लिए अब आपके पास 2 चीजें, जैसे ऑपरेशन तरीके। तो ऊप कोड का मतलब है ऑपरेशन कोड और ऑपरेंड का मतलब है वो ऑपरेंड जिसके ऊपर काम करना है। जैसे एग्जांपल मैंने ऐसी दी थी, AX, ये रजिस्टर होता है कंप्यूटर का, AX ना कंप्यूटर का रजिस्टर है, AX BX। अब मैं अगर लिख रहा हूँ ना मूव AX, 5, तो इसका मतलब है मैं कह रहा हूँ कि जो 5 की वैल्यू है वो AX में डाल दो। और हाँ, और फिर मूव के अंदर आपने BX लिखा, BX भी एक रजिस्टर है, मैंने लिखा मूव BX, 6 का मतलब 6 को डाल के BX में डाल दो। अब जब मैं ये लिख रहा हूँ ना ऐड BX, AX, तो इसका मतलब है कि AX की जो वैल्यू थी 5, उसको उठा के मैं BX की वैल्यू जो थी 6, उसमें क्या करा दूंगा, ऐड। तो बेसिकली मैंने क्या कराया, मैंने 5 को 6 में करवा दिया ऐड, तो मेरे पास 11 आंसर आ रहा होगा। अब ये हुआ क्या है, ये इन इंस्ट्रक्शंस की वजह से हुआ है। तो यहाँ पे कहता है कि इंस्ट्रक्शन सेट आर द सेट ऑफ ऑपरेशंस व्हिच आर डिकोडेड इन सीक्वेंस, जो एक एक करके डिकोड होता है। अब जरा आपको नहीं पता था, मैं अगर आपको नहीं बताता कि MOV का मतलब मूव है और AX एक रजिस्टर है और 5 एक वैल्यू है, हाँ हर चीज के लिए यूनिक है, तो आपको पता ही नहीं चलता हुआ क्या। अब आप समझ पा रहे हो कि मूव AX, 5 का मतलब है कि 5 की वैल्यू जो है उसको AX में डाला गया। अब आप देखो तो कहता है कि सिंस द कंप्यूटर नीड टू अंडरस्टैंड द ऑपरेशन टू बी कैरिड आउट, देयर इज एक्चुअली लिमिटेड नंबर ऑफ कूब कोड्स। तो बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ कूब कोड्स हैं जिनको आप इंस्ट्रक्शन सेट भी कहते हो। तो आपने देखा था फैच एग्जीक्यूशन साइकिल के अंदर लोड था, ठीक है, तो यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे कहता है कि बाकी चीजें तो खैर काम की नहीं है, ये आप याद कर सकते हो। जैसे सम एग्जांपल्स ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट इंक्लूड ADD ऐड फॉर एडिशन, JMP फॉर जंप, JMP फॉर जंप, LDA का मतलब होता है लोड इन अक्यूमुलेटर, लोड इन अक्यूमुलेटर, ये LDA का मतलब है, ठीक है। तो ये आ गया। एम्बेडेड सिस्टम की अगर हम बात करें तो एम्बेडेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों से मिलके बना हुआ होता है और कोई एक खास काम कर रहा होता है। इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल मैं देता हूँ, आप लोगों ने सेट टॉप बॉक्स के बारे में सुना होगा। ये जो वो होते हैं ना, क्या कहते हैं, घर में जो चैनल्स वगैरह आपके आ रहे होते हैं, जैसे ये सेट टॉप बॉक्स आ गया या MI की डिवाइस आ गई, ठीक है, ये हार्डवेयर भी होता है, इसके अंदर इसका सॉफ्टवेयर भी होता है, यानी ये आपको पूरी दुनिया भर के चैनल दिखा रहा होता है। तो एम्बेडेड सिस्टम कोई भी ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हार्डवेयर हो, उसमें सॉफ्टवेयर हो और वो किसी खास काम के लिए बनाया गया हो। आप लोगों ने वो देखा होगा ना, घर के अंदर रिकॉर्डिंग के लिए वो आता है ना, CCTV कैमरा का पूरा सेटअप है, तो वो भी एम्बेडेड सिस्टम कहलाया है, क्योंकि वो खास काम ये कर रहा होता है कि वो आपको बेसिकली सारी की बाहर की इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है और उसको स्टोर भी कर रहा होता है।
अब यहाँ पर एक बात समझना कि ये जो तुम्हारा एम्बेडेड सिस्टम है ना, एम्बेडेड सिस्टम के 3 दर्जात हैं या 3 तरीकेकार हैं। अगर तुम्हारा एम्बेडेड सिस्टम, यहाँ से देखते हैं, माइक्रो एम्बेडेड सिस्टम में 3 तरह से हो सकते हैं। नंबर 1, इंटीग्रेटेड सर्किट विच ओनली हैज अ सीपीयू, एक ऐसा सिस्टम जिसमें सिर्फ और सिर्फ सीपीयू है, कोई रैम, कोई रोम, कोई पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, वो कहलाता है माइक्रो प्रोसेसर। ये नंबर 1 याद रखना, ये प्रोसेस करेगा सिर्फ और सिर्फ, इसका काम सिर्फ प्रोसेस करना है। दूसरी चीज, एक ऐसा सिस्टम जिसमें सीपीयू भी है, रैम भी है और रोम भी है, इसको कहलाते हैं माइक्रो कंट्रोलर। देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है सीपीयू और साथ साथ रैम एंड रोम। और तीसरा वाला कहलाते हैं सिस्टम ऑन चिप, और ये वो होता है जिसमें ना सिर्फ सीपीयू है, रैम भी है, रोम भी है, इनपुट आउटपुट भी है और स्टोरेज डिवाइसेस भी है। पॉइंट समझ में आ गए? माइक्रो प्रोसेसर सिर्फ सिंपल प्रोसेसर है, माइक्रो कंट्रोलर के अंदर सीपीयू के साथ रैम रोम, सही है। और जो तीसरा वाला है सिस्टम ऑन चिप है। तो इसकी एग्जांपल हम ऐसे भी दे सकते हैं ना, जैसे तुम्हारी वॉशिंग मशीन हो गई या ओवन आ गया, ठीक है। वॉशिंग मशीन ओवन में रैम रोम होता है, ठीक है। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि यहाँ पे एम्बेडेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है। एक हार्डवेयर होता है और उसके अंदर आप प्रोग्राम कर देते हो तो वो सॉफ्टवेयर होता है। तो आपका जो वॉशिंग मशीन, आपकी माइक्रोवेव ओवन, ये सब के सब एम्बेडेड सिस्टम की एग्जाम्पल है। तो उसके अंदर माइक्रोवेव ओवन मैंने बता दिया, वॉशिंग मशीन बता दी, फिर उसके अलावा सीसीटीवी कैमरा हो गया। तो ये सारी की सारी चीजें एग्जाम्पल होती है एम्बेडेड सिस्टम की। एम्बेडेड सिस्टम में आपको याद होना चाहिए कि एम्बेडेड सिस्टम 3 तरह से हो सकता है। नंबर 1, अगर उस एम्बेडेड सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ सीपीयू लगा हुआ है, उस एम्बेडेड सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ सीपीयू लगा हुआ है, तो वो कहलाता है माइक्रो प्रोसेसर, आईसी विच हैज ओनली सीपीयू। तो ऐसे ही उसके लिए भी तो आ सकता है, किसके कि लिए? आप मैच करें। मैच के लिए आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। और दूसरी चीज, एक ऐसा सिस्टम जिसमें सीपीयू भी है, रैम भी है और रोम भी है, उस वाले को हम कहते हैं माइक्रो कंट्रोलर। फर्क आ गया, माइक्रो प्रोसेसर से वो माइक्रो कंट्रोलर आ गया, रैम रोम के फर्क के साथ। और अगर आपके पास सीपीयू के साथ साथ, माइक्रो कंट्रोलर का मतलब सीपीयू रैम रोम दोनों है, माइक्रो कंट्रोलर का मतलब यही हुआ ना कि इसमें सीपीयू भी है और प्लस रैम और रोम दोनों है। अब आप बोलो रैम रोम क्या है? आपको मैंने बताया था रैम वो होता है जो करंटली डाटा प्रोसेस हो रखता है, और रोम वो होता है जो फिक्स इंस्ट्रक्शन है। आपने देखा होगा आपकी वॉशिंग मशीन में कुछ इंस्ट्रक्शन फिक्स्ड होती हैं और कुछ आप चलाते हो, और यह आपका ओवन हो गया, कुछ इंस्ट्रक्शन फिक्स्ड होती है, कुछ आप चलाते हो। अगर मोबाइल में बढ़वानी तो बढ़वा, रैम तो नहीं बढ़ सकती, रॉम बेसिकली रैम तो फिक्स्ड होती है। हाँ, कंप्यूटर या लैपटॉप की बात करो तो उसको बढ़ा सकते हो। तो रैम वो होती है जो कंटेन करती है डाटा करंटली बीइंग प्रोसेस, जो करंटली बीइंग प्रोसेस डाटा होता है वो रैम में होता है, और जो फिक्स डाटा होता है वो रॉम का पार्ट होता है। तो सिस्टम ऑन चिप के अंदर आपके पास क्या क्या होगा? सीपीयू भी होगा, मेमोरी भी होगी, आईओ भी होगा, पोर्ट्स भी होंगी और सेकेंडरी स्टोरेज भी होगी, ठीक है। ये आ गया। तो आप ये देख सकते हो, जैसे उसने एक डायग्राम बताई है, वो कह रहा है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है, यूजर इंटरफेस है। ये ऐसे समझ लो तुम्हारे पास वो है ना, सेट टॉप बॉक्स बता रहा था मैं। यूजर इंटरफेस का मतलब सामने वाली स्क्रीन, उसके पीछे आप कोई एनालॉग डाटा इनपुट और सम फॉर्म ऑफ आउटपुट, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ ये होता कैसे। एमआई टीवी बॉक्स, वैसे यहाँ नजर भी आ रहा है आपको, ये तो देखो ये लिखा हुआ है, इसके पीछे की जितनी ये पोर्ट्स नजर आ रही है इसके आउटपुट को जाहिर कर रही है। अगर फ्रंट से देखोगे तो उसके इनपुट को जाहिर करेंगी, और उसके अंदर अगर आप सीडी डीवीडी वो लगा दो, क्या कहते हैं, एचडीडी लगा दो या एसएसडी या कोई सीरियल पोर्ट डिवाइसेस लगा दो, तो वो आपके पास उसकी स्टोरेज कहलाएंगी। तो एम्बेडेड सिस्टम के सिर्फ एग्जांपल्स आप याद कर सकते हो, ये पूछ सकता है कि भाई इसकी एग्जांपल्स क्या क्या होती हैं। तो एम्बेडेड सिस्टम की एग्जांपल्स बहुत सारी हैं। अच्छा, इसके बेनिफिट और ड्रॉबैक आपको याद होने चाहिए। देखो, फायदा तो ये कि ये स्मॉल इन साइज होती है, तो ये कहीं भी फिट हो सकती है, नंबर 1। ये लो कॉस्ट होती है, पावर कंजम्पशन बहुत कम होती है, और इसको रिमोटली भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ड्रॉबैक ये होता है कि देखो ये छोटी छोटी डिवाइसेस होती है, इसलिए ट्रबल शूटिंग मुश्किल होती है, उसको फेंकना पड़ता है आपको। जब फेंकना पड़ता है आपको तो उसकी वजह से फिर क्या होता है, सोसाइटी के अंदर आपके पास पॉल्यूशन होती है। ये बात इसमें बता दी इसमें। अच्छा, उसके अलावा इन डिवाइसेस को आप अगर एक्सेस कर लो ओवर द इंटरनेट, तो वो हैकर उसको हैक करके मिस प्रोग्राम भी कर सकते हैं। और ये डिवाइसेस छोटी होने की वजह से डिफिकल्ट भी होती हैं, इनको आप फिर अपग्रेड भी नहीं कर सकते। तो ये तो इसके फायदे नुकसान आ गए, ये जरूर याद रखना। बाकी एग्जाम्पल है, मोटर व्हीकल है, वो भी एक एम्बेडेड सिस्टम हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर आप बहुत सारे काम उससे ले सकते हो। सेट टॉप बॉक्स में आपको बता चुका हूँ, ये वो होगा जिसके जरिए आप डिफरेंट चैनल्स जो दुनिया भर के हैं वो आप एक्सेस कर सकते हो।
सिक्योरिटी सिस्टम की भी मैंने बात की थी। सेट टॉप बॉक्स होगा, एक डिवाइस घर में लगी हुई होगी, एसएसडी में उसकी तमाम रिकॉर्डिंग आ रही होगी, रैम उसका करंट डाटा जो भी प्रोसेस है वो कर रहा होगा, आउटपुट उसका स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा और बाहर सेंसर लगा हुआ होगा, इसकी मदद से इंट्रूडर को पकड़ा देखा जा सकेगा। डाटा एसएसडी में स्टोर होगा। इसमें टेम्परेचर, हाँ ये जो सेंसर इनपुट है ना, इसमें आप कैमरा लगा सकते हैं, ठीक है। और लाइटनिंग सिस्टम भी हो सकता है। लाइटिंग सिस्टम का मतलब है कि दोपहर हो रही है तो रोशनी बंद हो जाएगी, रात हो रही है तो ऑटोमेटिक लाइट्स वगैरह जलना शुरू हो जाएंगी। वेंडिंग सिस्टम भी एम्बेडेड है। वेंडिंग सिस्टम में होता है ना, पैसे डालते हो कोक आ गई और लेस का पैकेट आ गया, ये सब आ गया, तो ये भी एम्बेडेड सिस्टम होता है। तो इसको यहाँ तक आप रखोगे एंड द रेस्ट जो है आईओ डिवाइसेस वाला पार्ट फिर हम उसको हाईलाइट देख लेंगे, क्योंकि उसमें आपने जितना भी कुछ याद करना है वो सिर्फ आईओ डिवाइसेस के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ही 2-2 3-3 आपने याद रखने हैं। ये कर लोगे इंशाल्लाह तो आपका चैप्टर नंबर 3 निपट जाएगा। कल कोशिश करेंगे 3 और 4 एक साथ निपटाएं ताकि फिर हम 5 और 6 की तरफ जा सकें। ठीक है जी। तो